बेसिकली अब हम कुशान एम्पायर के बारे में बात करेंगे। चाइनीज ट्राइब है एक। चाइनीज ट्राइब के साथ साथ सो मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये है कि मेनली उन्हीं का एक ट्राइब है जिसने इंडिया के ऊपर रूल किया। उनसे वो अलग हो जाएंगे, यानी कि यूजी ट्राइब का ही एक बैक्टीरियन लैंड से वो अलग होंगे। और कुजाला कैडिफिसेस ये कोशिश करेंगे कि उनका एक अपना एम्पायर बने और वो पूरी दुनिया में फैल जाए। अब ऐसा नहीं है कि इसमें क्लियरली मेंशन है कि वो इंडिया के ऊपर ही रूल करना चाहते थे। सो नियर अबाउट ये माना जाता है कि इंडिया के अंदर जो उनका आना था, इट वॉज नॉट एज एन इन्वेजन, बट इट इज क्लियरली मेंशन इन द बुक, इट वॉज अ मूवमेंट। एंड दिस मूवमेंट इज नोन एज अ कुशान मूवमेंट। कुशान मूवमेंट इन इंडिया। अच्छा, अब ये मूवमेंट के बारे में हम जब पढ़ते हैं ना, दिस इज कुशान मूवमेंट इन इंडिया, दिस वॉज नॉट एन इन्वेजन। अब ये भी थोड़ा सा देखना होगा कि आप इसको मूवमेंट का नाम क्यों देते हैं। जैसे हम इंडो ग्रीक नाम लिख लेते हैं, तो वो तो ये वो आए और इंडिया, तो इसको मूवमेंट का नाम क्यों दिया गया है, वो भी एक है। और ये अंडर कैडिफिसिस होगा, यानी कि कुजाला कैडिफिसिस जो है इसकी शुरुआत करेंगे और फिर इंडिया के ऊपर रूल होना चाहिए। अब सबसे पहले हम जाते हैं कि ये थे कौन, किस तरीके से इनको ये पता चला। तो हम ओरिजिन के ऊपर जाके जब हम जाते हैं तो हम थोड़ा सा पता करके ये पता कर लेंगे कि ये कौन थे। अच्छा, क्लैरिटी इनके ऊपर भी नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि एथेंटिसिटी है कि नहीं है, बट एथेंटिसिटी ने जो हिस्टोरियंस ने मेंशन किया है कि जो ये वर्ड है ना, द वर्ड कुशान, इस शब्द से पता चलता है कि ये इंडियंस तो नहीं थे, कुशान। अब इस वर्ड को निकालिए। ये ड्राइव हुआ है चाइनीज वर्ड से, ड्राइव फ्रॉम। अब क्योंकि हमें जो चाइनीज लिटरेचर है या चाइनीज का जो अपना हिस्ट्री है, उससे हमें पता चलता है कि ये चाइनीज शब्द से लिया गया है, जिस चाइनीज शब्द में इसको कहा जाता है ग्यूशोंग। ग्यूशोंग, ग्यूशोंग। तो अगर इसको चेंज करके आप इंडियन प्रोनाउंसिएशन से देखेंगे, ग्यू शैंग, तो अक्सर इस तरीके के वर्ड आपको चाइना में देखने को मिलेंगे, जो बाद में ये वो टर्न होके कुशान बन जाता है, क्योंकि अब बुद्धिज्म भी आ जाएगा। बट बेसिकली ये माना जाता है कि इट वॉज ए यूज टू बी डिनोट एज ए ट्राइब। एक ट्राइब है, ब्रांच ऑफ द यूजी, और ये ट्राइब का नाम था यूजी ट्राइब। एंशियंट लिटरेचर के अंदर ये वर्ड हमें मिलता है, यानी कि आप यहां से नहीं ढूंढेंगे, यानी कि चाइनीज ट्राइब्स के तौर पे ये पता चलता है। अब यहां जब वर्ड टीचर ये यूज करता है कि ये यूजी ट्राइब है, तो ट्राइब एक बहुत बड़ा होता है। मैं क्लियर कर देता हूं कि कुशान अंपायर यूजी ट्राइब की एक ब्रांच है। ये पांच थे, पांच ट्राइब है और उसमें से एक है। फ्रॉम द यूजी ट्राइब देयर वाज अ सिंगल ब्रांच कॉल्ड ग्यूशोंग। यानी कि इस पूरे ट्राइब के कोई मेनली कुछ पांच है, हम पांच के ऊपर तो बात नहीं करते। यानी एक छोटा सा ट्राइब था, बड़ा सा ट्राइब था, उसका एक छोटा सा ब्रांच जो है वो ग्यूशोंग थे, जो बाद में इंडिया में आके जो है कुशान बन गए। अब ये किशान के साथ या इसको अलग अलग ज्यादातर इंडिया के हिस्टोरियन जो है वो कनिष्का के साथ जोड़ते हैं। अब इन्होंने एक फाइनली ये माना जाता है कि यूजी ट्राइब को छोड़ दिया और दे पुश टूवर्ड देमसेल्फ टू बी एन ईस्टर्न साइड टू इंडिया। इंडिया के ईस्टवर्ड साइड से जो है, लोकेशन लिख भी लेंगे, ईस्ट, ईस्टर्न साइड, ईस्टर्न वर्ड टूवर्ड्स द इंडिया। तो भारत की ओर इन्होंने आना शुरू कर दिया। अब आप मुझसे ये करेंगे, सर इनको कैसे पता चला कि हमें भारत जाना है, क्योंकि मैं फिर बता रहा हूं कि इनकी लीनेज आप देखेंगे तो बैक्टीरियन लैंड के ऊपर है, तो पता चल जाता है कि आप मूवमेंट किसकी ओर हो रही है। अच्छा, अब यहाँ पे आने से पहले जब ये आते हैं, सवाल ये बनता है कि ये आए और किसी को पता ही नहीं चला क्या, क्या इनको किसी ने कंट्रोल नहीं किया। तो पहले जो इनका आने के समय में जो सबसे पहले अटैक इनका होगा और मुलाकात जिनके साथ इनकी होती है, वो जो डायनेस्टी थी वो इंडिया में एक बहुत बड़ा नाम कमा चुकी थी उस समय, और उस डायनेस्टी को हम बाद में भी पढ़ेंगे। और उस डायनेस्टी के साथ इनका क्लैश होता है। उनको हम कहते हैं गुर्जारा प्रतिहारास। आपको याद होगा कि प्रतिहारास के ऊपर एक पूरी हिस्ट्री है। ये वही गुर्जारा प्रतिहारास हैं जो बाद में कन्नौज के लिए लड़ेंगे। इनके साथ दो और लड़ेंगे जिसमें पाला और राष्ट्रकूटास होंगे। सो दे बेसिकली डिफीटिंग द प्रतिहारास। अब ये खाली ये नहीं है कि इन्होंने ये भी माना जाता है कि इनका अटैक साकास के साथ भी हुआ और इन्होंने साकास को भी हरा के
अपने लिए जो है रास्ता क्लियर कर दिया और इंडिया की ओर जो है वो एंटर हो गए। ये ओरिजिन इनका बताया जाता है। अब सवाल ये है कि जब ये कुषाण जो है इनका ये मानना था कि अगर हमें इंडिया पे रूल करना, ये बड़ा एक बहुत अच्छा पॉइंट है कुषाण अंपायर का, जो कुषाण अंपायर को सच में एक बहुत ही बड़ा है। इनको ये पता था कि इंडिया में अगर हमें रूल करना है ना, तो हमें एक चीज पे कंट्रोल करना पड़ेगा, इंडियन ओशियंस के ऊपर जो है वो रूल करना पड़ेगा। मुझे अभी याद आता है जब पुर्तगाल के लोग इंडिया की ओर आए थे और उन्होंने एक पॉलिसी थी ब्लू वाटर पॉलिसी। उन्होंने कहा था भारत के ऊपर कंट्रोल करना और भारत के ऊपर रूल करना सबसे इजी है अगर आप उनकी जो एरिया, जो पानी का एरिया है वो उसको कंट्रोल कर लेंगे। तो इन्होंने भी वही किया। इंडिया के ओशियन जो है, सी गोइंग ट्रेड्स ओशियंस के ऊपर, अब ये सी गोइंग एरियाज को क्यों करेंगे कंट्रोल? तो भाई आपको पता है कि यहीं से सारा माल जाना शुरू होता है। तो सी गोइंग एरियाज के अंदर आप ट्रेड करते थे उस समय, और ट्रेड होता था आपका सिल्क रूट से। तो इन्होंने इसी रूट के ऊपर जो है कंट्रोल करना शुरू कर दिया। बस ये इनकी, आप ये कह सकते हैं, रीढ़ की हड्डी है। और सिल्क रूट रोड को कंट्रोल करना मीन्स आपने ट्रेड को कंट्रोल कर दिया। और एक सिविलाइज्ड भी थे, डेफिनेटली जानते भी थे कि किस तरीके से ये कुषाण अपने आप को स्ट्रेच करेंगे, बहुत ज्यादा स्ट्रेच करेंगे, एक्सपेंशन पॉलिसी के ऊपर बहुत ध्यान देंगे। और ये एक्सपेंशन लास्टली फिर कनिष्का के एक्सपेंशन पॉलिसी इनकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। और इनका मानना था कि जितने जल्दी हम एक्सपैंड कर जाते हैं उतना हम आगे बढ़ेंगे। अब इन्होंने काफी एरियाज के ऊपर रूल भी किया है, खासकर एक्सपेंशन पॉलिसी इनकी सी थ्रू हुई। अब ये याद रखिएगा कि एक्सपेंशन जो हुआ है ना, सी थ्रू एक्सपेंशन हुआ है। आप इनको पता था कि भाई समुद्रों को कंट्रोल कर लिया ना, तो आपने देश को कंट्रोल कर लिया। अब इसमें एरिया आता है सबसे पहले उज्बेकिस्तान। अब ये आज एक अलग सी कंट्री है, उज्बेकिस्तान के ऊपर इनका रूल। फिर उसके बाद अफगानिस्तान पे एक अच्छा खासा इनका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। और अफगानिस्तान के अंदर मैंने आपको एक सिटी बताई थी, आई खुइमिया सिटी जो है, वो बेसिकली इन्होंने ही स्टार्ट भी की थी। फिर तीसरा एरिया जो डेवलप्ड हुआ है वो पाकिस्तान, ये इन्हीं के टाइम पे हुआ। और आप सब जानते हैं कि गंदार सुगुला फाट जो है वो। और उसके बाद जो आप, इसका मतलब है अगर आप इन तीनों एरियाज के ऊपर, फिर लास्ट पे आपका एड जो होगा दैट विल बी इंडिया पार्ट एज वेल। अब उस समय हम ये नहीं लेते हैं कि इंडिया पाकिस्तान, क्योंकि ये आज के तौर पे हमें पता चलता है। तो हम ये लिख सकते हैं, ये माना 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 जा सकता है कि नॉर्दर्न नॉर्दर्न इंडिया जो है ना, वो अगर डेवलप्ड हुआ है ना, नॉर्दर्न इंडिया एट इट्स पीक, तो कुषाण के टाइम पे नॉर्दर्न इंडिया ना पीक पे था, मस्त, इन टर्म्स ऑफ आर्ट, इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि बंधुओं को पता चल गया था भाई आपने सी कंट्रोल कर लिए। मुझे अगर इनको रिलेट करके भी अगर आप देखें, तो यही पॉलिसी तो पुर्तगाल ने भी अपनाई, यही पॉलिसी बाद में ब्रिटिश लोगों ने अपनाई, यही पॉलिसी बाद में जो इंडिया के ऊपर जिन्होंने इन्वेजन किया, या फिर आप मोहम्मद बिन कासिम के बाद भी एरिया अगर आप देख लें। क्योंकि उस समय अगर आपने समुंदर या ये वाले एरियाज को कंट्रोल कर लिया ना, तो बाजी आपने मार ली। और फिर इसीलिए कनिष्का या कुषाण अंपायर कहते हैं कि सर इतना बड़ा कुषाण अंपायर क्या है। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता अगर हम देखें तो ट्रेड के साथ साथ ब्रिंगिंग, इन्होंने अपने साथ जो है चाइनीज सिल्क। अब देखिए, ये वो रीढ़ की हड्डी है जो बाद में भी चलती, चाइनीज सिल्क जो है वो इंडिया में आना शुरू हो गया, याद रखिएगा। अब स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि इनको पैसा चाहिए, तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन ब्रिंगिंग द चाइनीज सिल्क टू द रोम, उसके बाद इंडिया। तो भाई अब आप एक अच्छे खासे स्टैंडर्ड लेवल पे, मुझे अभी याद आता है, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है जो मैं इनकी हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, एक ब्रिटिश लोग मुझे याद आ जाते हैं। जैसे उन्होंने क्या काम किया कि इंडिया से आप माल लेते थे सस्ते में, और बाहर यूरोप में अंदर जाके बेचते थे, और अपना माल यहाँ पे लाके महंगा बेचते थे। सेम वही कहानी है। और यहाँ पे ये माना जाता है कि इन्होंने इंडिया के अंदर बहुत बड़े बड़े अर्बन सेंटर्स बनाना शुरू कर दिए। अब अर्बन सेंटर्स जो बने हैं, बेसिकली इनका क्रेडिट भी कुषाण अंपायर को, क्योंकि अब शहर आपको बसाने हैं। आप शहर बनाएंगे तो तभी आपके ये सिल्क वगैरह और ये बाकी का जो रोम से माल शाल लाते हैं वो बिकेगा यहाँ पे। और अगर आपके शहर सेंटर नहीं बनते, तो इसका मतलब है जो अर्बनाइजेशन का कंसेप्ट है, यानी आप ये कह सकते हैं कि इंडिया के अंदर, या फिर आप उज्बेकिस्तान या अफगानिस्तान या फिर पाकिस्तान या इंडिया, तो इन्होंने ज्यादातर क्यों इन चीजों को इंपॉर्टेंस दी? तो वो यही है कि भाई आपको रूल करना है और पैसे आपको कमाने हैं, तो डेफिनेटली ये सारी चीजें होंगी।
अब यहाँ पे एक एक रूलर को देखते हैं। ज्यादातर वैसे इनके काफी सारे रूलर्स इंडिया में आए हैं, लेकिन उसमें जो सबसे ज्यादा फेमस हैं वो कनिष्का हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कनिष्का के बिना कोई और रूलर जो है वो इनका नहीं था। तो कुषाण अंपायर के जो रूलर हैं उसमें से सबसे पहला कुषाण रूलर्स जो है, पहला इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने तो नींव रखी है। तो इसमें सबसे पहले आपके जो हैं वो हैं कुजाला कैडिफेसिस। यहाँ से लीनेज स्टार्ट होगी और फिर काफी टाइम तक इंडिया में, या इनको अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर सिंपल वे में इनको कैडिफेसिस फर्स्ट कहा जाता है, क्योंकि सेकंड भी आएंगे, फर्स्ट ने यहाँ पे रूल किया। अब सवाल है कि ये क्या बनेंगे। तो ये भाई ये है फाउंडर, फाउंडर ऑफ कुषाण डायनेस्टी, इन्होंने ही किया। ये तो इनका पहला है। अब ये रियल फाउंडर नहीं है, फाउंडर हैं। तो फिर रियल फाउंडर वही होता है जो फिर ज्यादा एक्सपेंशन वगैरह करेगा। अब इंडिया के अंदर आके इनको ये पता चलता है कि इन्होंने एक अच्छा खासा अंपायर जो है बनाना शुरू कर दिया। और इन्होंने जो कंट्रोल किया है, लोकेशन जरा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाद में कनिष्का और चीजें उनके साथ जोड़ेंगे। सबसे पहले एरिया जो कवर किया दैट वाज काबुल, एक इनका काबुल का एरिया है। उसके बाद आपका कंधार एरिया इन्होंने कंट्रोल किया, एंड देन अफगानिस्तान। अब जो बाकी का एरिया होगा ना वो क्रेडिट आपको दूसरे। अब यहाँ कभी कभी प्री में भी क्वेश्चन पूछते हैं तो प्लीज काइंडली याद रखिएगा, ये एरिया इन्होंने डेवलप किया। अब उसके बाद इनके जो एक बेटे आएंगे। अक्सर रूलर जो होता है वो उसके पास इतना टाइम नहीं होता है, और वीमा कैडिफिसिस जिसे हम कहते हैं, वो सक्सीड करेंगे। अब वो आगे कंट्रोल करना की कोशिश करेंगे। सो तो दूसरा रूलर आपका मिलेगा दैट इज नोन एज वीमा, वीमा कैडिफिसिस। अच्छा, कहीं कहीं पे आपको इनका नाम थोड़ा सा अलग सा देखने को मिलेगा। वीमा को बहुत सारी अलग जगहों पे वीमा टक्टू के नाम से भी पुकारा गया है। एक और नाम भी उनको दिया जाता है जिसमें दैट इज आल्सो नोन एज वीमा टक्टू और सदाक्षना। तो बस मेनली वो वीमा कैडिफेसिस के नाम से ही जो है वो मशहूर है। अब इन्होंने क्या किया है, तो इनका अकॉर्डिंग टू द इंस्क्रिप्शन हमें एक इंस्क्रिप्शन मिली है। दैट इंस्क्रिप्शन बिलोंग्स टू राबातक, राबातक। दिस इज एन इंस्क्रिप्शन, राबातक इंस्क्रिप्शन, तो इसीलिए ये फेमस है। अदरवाइज इनके टाइम पे उतना कुछ खास काम हुआ नहीं है। और ये राबातक इंस्क्रिप्शन जो है बेसिकली ये हमें मिलती है अफगानिस्तान के अंदर। अब उस इंस्क्रिप्शन के अंदर क्या मेंशन है कि यस ऑफ कोर्स, की पहली तो ये चीज है कि इनके पिता कौन थे, क्या थे, ये सारी चीजें लिखी हुई है। और इन्होंने अपने टाइम पे जो सिक्के दिए हुए अकॉर्डिंग टू दिस इंस्क्रिप्शन, ही हैज प्रोड्यूस्ड अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ गोल्ड कॉइन्स अकॉर्डिंग टू द राबातक इंस्क्रिप्शन। तो हमें यहाँ पे इनके द्वारा ये पता चलता है कि इन्होंने बहुत सारे सिक्के दिए। अपार्ट फ्रॉम दैट कि यहाँ पे हमें पता चलता है कि ही वॉज अ फ्रिम बिलीवर ऑफ शिवा। तो इन्होंने शिवा की पूजा की है। वही वाला याद आ गया मुझे, रिलीजन जो हमने पढ़ा था, और शिवा को बहुत मानते थे। और उनके सिक्कों के ऊपर हमें जो है वो बहुत सारी इमेज देखने को मिली है। और लेकिन इन्हीं के टाइम पे इसी इंस्क्रिप्शन के अंदर ये भी पता चलता है कि सर इन्होंने रोमन गॉड एंड गॉडेसेस को भी अपने सिक्कों के ऊपर दिखाया है। तो वही वाली बात हो गई कि एक मिक्सचर टाइप का था। लेकिन इसके बाद जो पीरियड आया वो एक रेवोल्यूशन पीरियड था, वो एक मोमेंट था कि एक नया आपको रूलर मिला। दैट रूलर बिलोंग्स टू ए कनिष्का। अब ये बंदा जो है इंडिया के अंदर एक नई इंपॉर्टेंस है इसकी, एक काफी बड़ा रूलर है और माना जाता है ही वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर इन द लास्ट एंड। इनके बाद तो और भी आए लेकिन वो इतने नहीं थे। ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ कुषाण अंपायर, कुषाण अंपायर का सबसे ग्रेटेस्ट रूलर्स में से एक रूलर है। अपार्ट फ्रॉम दैट ही इज ऑल्सो नोन एज द रियल फाउंडर ऑफ, यही है रियल फाउंडर ऑफ कुषाण डायनेस्टी। अब रियल फाउंडर ऑफ द कुषाण डायनेस्टी का मतलब क्या है, तो भाई इन्होंने किया होगा एक्सपेंशन, और इनकी अलग अलग रही होंगी रिक्वायरमेंट भी। अब बंदे को अपने पिता ने तो उतना कुछ दिया नहीं, जो दादू जी हैं या फिर जो भी आप मान लीजिए कुजाला कैडिफिसिस हैं, फिर उसके बाद उनके पुत्र,
तो अब यहाँ पे इनके अंदर जो लोकेशन हमें मिलती हैं, क्योंकि इनके टाइम पे बहुत सारे एरियाज को कैप्चर किया गया। अब इसमें अफगानिस्तान तो ऑलरेडी इनके पास था, तो हम ये मान के चलते हैं जी अफगानिस्तान आपके पास ऑलरेडी था, तो उसमें आपको कोई क्रेडिट इतना नहीं जाता। अब लेकिन अफगानिस्तान को बहुत इन्होंने डेवलप भी किया है। कुछ सेक्शन ऑफ एरिया कॉल्ड सिंधु, ये एरिया इनका अंडर हो गया। उसके बाद आपका पंजाब का एरिया इन्होंने अपने अंडर किया। देन कश्मीर के ऊपर रूल करने वाला जो रूलर था, दैट वाज नन अदर देन वाज कनिष्का, और इतने एरिया। एंड द लार्जर पार्ट ऑफ द मगधा, आपको याद होगा कि ये मगध के ऊपर हमने एक कहानी पढ़ी थी। मगध वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट, और जिसके पास मगध है उसके पास भारत है। और मगध क्यों? क्योंकि फर्टाइल सॉइल है, और उसके बाद आपके पास आयरन यहाँ पे बहुत ज्यादा निकलता है। तो इंक्लूडिंग इसी एरिया के अंदर जो आपको एरिया मिलता है पाटली पुत्रा एरिया, वो इन्होंने अपने अंडर कर दिया। फिर आपके पास एक मालवा एरिया है, वो भी आपने अंडर कर दिया। बनारस का एरिया वो भी आपने अपने अंडर कर लिया। एंड ये भी माना जाता है सम पार्ट ऑफ आपका बंगाल का एरिया जो है वो भी आपने अपने पास कर लिया। अब ये तो हो गया भाई, इतना एरिया जब आप कंट्रोल करेंगे, हमें उसके बाद पता चलता है कि कुछ एरिया जो है, जैसे खोतान एरिया, काशगर एरिया, खोतान एरिया, खशगर एरिया एंड यारकंड एरिया, ये सारे एरिया इंडिया में नहीं है, ये बाहर के एरिया है, ठीक है। खोतान, खासगर विद ए पार्ट ऑफ मॉडर्न डे चाइना में आप अगर देखेंगे, ये मॉडर्न डे चाइना के, मॉडर्न डे ये चाइना में ये जगह है, वहां पे। तो हम, अब आप सोचिए कि एक बंदा जो इतना एरिया एक्सपैंड करेगा और चाइना से लेकर इंडिया तक रूल कर रहा है, तो उसकी इंपॉर्टेंस इस बात से भी पता चलती है कि वो कितना इंटेलेक्चुअल रहा होगा, और किस तरीके से उन्होंने अभी और भी बहुत सारे एरियाज को ये एक्सप्लोर करेगा। कुछ एरियाज पे तो इसने ऐसा भी कर दिया कि उसको एक्सपेंशन करने के टाइम पे कंट्रोल करता था, फिर छोड़ देता था और कहता था कि वो जो किंग है वही रूल करे, लेकिन वहाँ की अथॉरिटी वगैरह जो है वो उसी की चलेगी। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि इनके समय में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमें ये लगता है कि जो गंदार का एरिया है वो बहुत ज्यादा फ्लोरिश हुआ। जिस गंदार के ऊपर हम पढ़ चुके हैं, गंदार, पिशावर, ये सारे अर्बन सिटीज जो हैं इन्हीं के समय। उसके बाद अवध, जिसको ब्रिटिश लोगों ने फिर अपने मिस गवर्नेंस के थ्रू, पाटलिपुत्रा, ये वो अर्बन एरियाज में बता रहा हूँ जिसको उन्होंने बहुत ज्यादा डेवलप किया। कश्मीर, क्योंकि यहाँ पे बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है। एंड सेवरल अदर एरिया इंक्लूड्स जो है उन्होंने अपने पास किए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाज द माथुरा एरिया इंडिया का। तो इस बात से ये पता चलता है कि जो मेजर मेजर एरियाज हैं वो उन्होंने अपने कंट्रोल में कर लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान ये एरिया, और उसके साथ साथ आपका तजाकिस्तान एंड तजाकिस्तान एडेड एज वेल। तो अब भाई आप खुद सोच लीजिए, मान लीजिए कि 4 या 5 या 6 कंट्रीज को आप कंट्रोल कर रहे हैं, और डोमेन भी आपका इतना स्ट्रांग है। और लेकिन अब सवाल ये बनता है कि इतनी सारी चीजों को कंट्रोल करेगा कहाँ से बंदा बैठ के? दिल्ली तो सेंटर नहीं है, और मगध को ये सेंटर बना नहीं सकता। उसका एक रीजन है, मगध को अगर सेंटर बनाएगा तो फिर बाकी का एरिया इसके हाथ से चला जाएगा। तो उस समय ये सेंटर पॉइंट ये इनको लगा होगा, तो इन्होंने अपनी कैपिटल जो है वो कहाँ पे रखी? दैट कैपिटल वाज, जो कि आज एक अलग कंट्री है, कैपिटल वाज अ पिशावर। पिशावर को इन्होंने अपनी कैपिटल बनाया। एंड अर्लियर द पिशावर वाज नोन एज पुरुषपोरा, पुरुषपोरा। तो आपको दोनों नाम डालने पड़ेंगे। अर्लियर इसको पुरुषपोरा कहा जाता था। ये इनकी प्राइमरी कैपिटल थी, मतलब आप ये कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कैपिटल। फिर इनको लगा कि नहीं, हमें एरिया क्योंकि बहुत बड़ा है, तो हम लोगों को सेकंड कैपिटल भी रखनी चाहिए, तो वो इंडिया में रखेंगे ये लोग। अब इस बंदे की जो सबसे ज्यादा बात हिस्ट्री के अंदर की गई है वो यही है कि ही हैज रिपोर्टेड टू बी दैट द बुद्धिस्ट मॉन्क विद, इनके इनके समय में इन्होंने अपने साथ एक बुद्धिस्ट मॉन्क को लाया था। अब ये जरा समझ लीजिए ये कौन है। ये इंडिया में आके फिर बहुत अच्छा खासा एक, इंडिया को एक बहुत बड़ा नाम भी दिया इन्होंने। माना ऐसा जाता है कि ही ब्रॉट ए बुद्धिस्ट मॉन्क, और ये इनके साथ ही रहा, इनके कोर्ट में भी था। बुद्धिस्ट मॉन्क का नाम जो था वो था अश्व अश्वघोष। आई होप आपने इसका नाम सुना होगा, बहुत बड़े, अश्वघोषा बहुत बड़ा नाम है। विद हिम टू द पिशावर, पिशावर के अंदर ये रहे, उनके कोर्ट में रहे।
और फिर इन्होंने पाटलिपुत्रा एरिया जब कैप्चर कर लिया, तो इनके कोर्ट के अंदर बड़े इंटेलेक्चुअल लोग रहते थे, जिसमें अश्वघोषा एक थे। अश्वघोषा के साथ साथ एक और जो इनके इंटेलेक्चुअल बंदे इनके साथ थे वो थे पार्सवा। एक और जो थे दैट वाज अ वासुमित्रा, जो कि बाद में कश्मीर जाएंगे और कश्मीर में कंट्रोल भी करेंगे। नागा अर्जुना, तो आपको ये पता चलेगा कि बंदा इंटेलिजेंट भी है, खाली एक्सपेंशन नहीं करता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट वाज चारका। तो ये सारे इनके कोर्ट में, और माथुरा जो है, ये सारे लोग अब बैठेंगे कहाँ पे, इन बंदों को बिठाएगा ये कहाँ पे, तो ये सारे बंदे आपके बैठेंगे माथुरा के अंदर। अब माथुरा ये वो सिटी है, अब माथुरा जो आज नहीं, मैं उस समय की बात करता हूँ। ये एकेडमिक थी, एक ऐसी जगह, एक हो गया माथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, एक मैं कह रहा हूँ कि माथुरा वॉज अ सेंटर ऑफ द एकेडमिक इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। यानी कि पोएट्स लोगों का अगर कोई गढ़ था उस समय जब कनिष्का रूल कर रहे थे, तो वो माथुरा को रखा था। एंड इसके अंदर ये माना जाता है कि इनकी ये कोशिश थी कि ये जो माथुरा का एरिया है और इसके इर्द गिर्द के एरिया में जो भी लोग हैं वो किसी भी धर्म से हैं। बाद में यहाँ पे कुछ आपको पढ़ने को भी मिलेगा, क्योंकि इनके टाइम पे बुद्धिज्म को थोड़ा सा नुकसान भी हुआ है, क्योंकि वो डिवीजन भी वगैरह कर देंगे। लेकिन एक बड़ी अच्छी बात थी कि माथुरा को लोग एक चीज के लिए जानते थे, वो जानते थे कि यहाँ पे अक्लमंद लोगों का शहर है, जो माथुरा उस समय था। और इन्होंने अपने साथ, क्योंकि ये आर्ट में भी बहुत अच्छे थे, माथुरा की ही सिटी के अंदर इन्होंने अपने साथ एक ग्रीक इंजीनियर को भी रखा हुआ था। अब तभी कहते हैं ना कि ग्रीक इंजीनियर जो क्या इनके ऊपर, कनिष्का के ऊपर भी इन्फ्लुएंस था। ऑफ कोर्स था, क्योंकि अगर आप देखेंगे जो इनका स्ट्रक्चर जो बनाए गए ना, तो इंजीनियर इनका भी कहीं और से नहीं था, वो ग्रीक से लाया गया था। जैसे हमने अशोका के बारे में पढ़ा था, और उसका नाम क्या था बेटा, एगी, एगी सेल्यूअस। ये इंजीनियर थे जिन्होंने इनके टाइम पे बताया कि इनको किस तरीके का आर्ट करना चाहिए। और कनिष्का जो है, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, जो कि मैं ऑलरेडी पढ़ा भी चुका हूँ, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है कुंडलवाना में करेंगे। अब ये अर्लियर नेम है कुंडलवाना इन कश्मीर। अच्छा, ये पूरा इसमें क्लियर नहीं है, क्योंकि इसकी इंफॉर्मेशन आपको राज तरंगनी से मिलती है। कल्हाना ने जो बुक लिखी है वो लिखते हैं, और इसका कोई पर्टिकुलर एरिया नहीं है। आप ये कह सकते हैं नियर श्रीनगर, जो कि कैपिटल है, नियर श्रीनगर, यहाँ पे कहीं पे हुई है। और यहाँ पे बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, और इस बुद्धिस्ट काउंसिल के अंदर काफ़ी लोग आए, और काफ़ी अलग अलग, फिर उसके बाद जो है महायाना, हिनयाना बुद्धिज्म जो है वो अलग अलग हो गया। ऑल्दो ही वॉज अ वेरी टॉलरेंट, माना ऐसा जाता है कि कुषाण खुद, बेसिकली कनिष्का, हर धर्म की जो है वो रिस्पेक्ट करता था। क्योंकि अगर हम देखें तो उसकी रिस्पेक्ट झलकती है, जो उसने सिक्के बनाए ना, उन सिक्कों के ऊपर हमें इंडियन डाइटीज भी मिलती हैं। तो इंडियन डाइटीज में जितने भी भगवान हैं वो दिखते हैं, प्लस हमें सबसे ज्यादा तो बुद्धिज्म देखने को मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमें यहाँ पे ग्रीक गॉडेसेस भी देखने को मिलते हैं। तो इससे पता चलता है कि ये बंदा बहुत ही ज़्यादा टॉलरेंट था, और हर धर्म को एक इज्जत दिया करता था। आर्ट एंड कल्चर में भी बहुत प्यार था। मैं आर्ट एंड कल्चर में उसके ऊपर जाना नहीं चाहता हूँ। आर्ट एंड कल्चर में इनके टाइम पे गंधार स्कूल ऑफ आर्ट, जो कि मैं पढ़ा चुका हूँ, गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट बहुत ज़्यादा फ्लोरिश हुआ। और इस समय में बुद्धिज्म के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हुआ। अब गंधार स्कूल ऑफ आर्ट के ऊपर एक पूरा लेक्चर हम कर चुके हैं। गंधार इन टर्म्स ऑफ कनिष्का, गंधार इन टर्म्स ऑफ इंडो ग्रीक हेलेनिस्टिक अप्रोच, क्या बना, फिर उसके बाद माथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, फिर अमरावती, तो वो आप इधर पूरा ऐड कर देंगे। अब गंधार स्कूल ऑफ आर्ट के अंदर आप सब जानते हैं कि इन्होंने उसको डेवलप किया, बाहर से कुछ लोग लाए, और बुद्धिज्म के ऊपर बहुत सारी इमेज बनना शायद स्टार्ट हो गई। और ये किस स्कूल से, आप सब जानते हैं, जो जिस स्कूल से ये बिलोंग करते थे, दैट स्कूल वाज महायाना बुद्धिज्म, क्योंकि इनके समय में महायाना बुद्धिज्म यहाँ पे फैल गया था। अब आप बोलेंगे सर ये हमने कहाँ पे पढ़ा था, तो याद करिएगा मैंने आपको पढ़ाया था बुद्धिज्म एक टॉपिक, और उसमें हमने 4 बुद्धिस्ट काउंसिल पढ़ी थी। और उधर मैंने आपको बताया था कि ये वो बुद्धिस्ट काउंसिल है जहाँ पे डिवीजन हुआ, और फिर उसके बाद महायाना और हिनयाना की हम लोग आइडल वर्शिप करेंगे। हिनयाना लोगों ने कहा कि हम नहीं करेंगे। ही ऑल्सो प्रमोटेड कि जो बुद्धिज्म है वो लोगों तक पहुंचे, और ये माना जाता है कि ही वॉज द रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग द बुद्धिज्म इन द चाइना। अगर चाइना के अंदर
आज जो बुद्धिज्म आपको देखने को मिलता है वो कनिष्का की देन है। अब कनिष्का का और बुद्धा का एक बहुत बड़ा कनेक्शन जुड़ा हुआ है। अब सवाल ये है कि इनको बुद्धिज्म से इतनी मोहब्बत कैसे हो गई। अब अगर आप चाइना तक देखेंगे तो एशियन कंट्रीज के अंदर ये सारी चीजें कहीं ना कहीं लिंक जो होंगी ना, वो सिल्क रूट जो है, वही वो सिल्क रूट है जहां से ये माल आया, माल गया। मैं कह रहा हूं कि दिस वाज नॉट ओनली ट्रेड रूट, इट वाज कि यहीं से आपका जो रिलीजियस एक्टिविटीज भी है ना, वो भी जो है चेंज हुई। और कश्मीर के अंदर जो हुआ, फिर जो उन्होंने बुद्धिस्ट काउंसिल की, उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट भी पड़ा। और फिर आप सब जानते हैं कि इंडो ग्रीक किंग मेलेंडर वो भी एक ऑलरेडी एक इन्फ्लुएंस के अंदर आ चुके थे। इंडिया के अंदर अशोका एक बहुत बड़ा नाम था जिन्होंने बुद्धिज्म को पैट्रोनाइज किया था। फिर हर्षा के टाइम पे भी हर्षवर्धना, आपको याद है, इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बुद्धिस्ट स्कॉलर। फिर उन्होंने बुद्धिज्म को अपना लिया था क्योंकि वो कन्वर्ट हो गए थे बाद में। सो कुछ चीजें हम ये कह सकते हैं कि शायद उनको वो इम्पैक्ट पड़ा होगा कि इतने बड़े बड़े राजा लोगों ने बुद्धिज्म को फॉलो किया है, तो शायद उसका वो इम्पैक्ट हम बता सकते हैं कि डेफिनेटली उनके ऊपर उसका असर पड़ा होगा। और इस तरीके से हमें पता चलता है। मोस्टली हम ये मानते हैं कि कुषाण एम्पायर अपने आर्ट एंड कल्चर के लिए जाना जाता है। एंड कुषाण वी आर लाइक ग्रेट इन टर्म्स ऑफ देयर आर्ट एंड कल्चर, इन टर्म्स ऑफ, देखिए कुषाण एम्पायर जब आप एंड करेंगे सिर्फ गंधार स्कूल ऑफ आर्ट से कर सकते हैं और उसको किसी और तरीके से नहीं कर सकते हैं। सो दिस वाज होल स्टोरी रिगार्डिंग द कनिष्का एंड देयर rulers. And apart from that, you have to add here the Buddhism in the Gandhar school of art so that it will be completed in terms of 150 and 250 words. तो ये पार्ट यहाँ पे एंड होता है और फिर हमारा स्टार्ट होगा कि आफ्टर द कुषाण एम्पायर अब जो इंडिया के ऊपर रूल करेंगे वो आपके गुप्ता एम्पायर होंगे। फिर एक इंडिया के अंदर एक नया सा रिवाइवल आएगा और फिर गुप्ता एम्पायर की एक नई हिस्ट्री स्टार्ट होगी और फिर से हम लोग बैक इनटू द ब्राह्मणिकल ऑर्डर चले जाएंगे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज गो हेड। और